अगर आपको पैसा ग्रो करना है तो एक रूल याद रखिएगा, 7-3-2। ये कोई फाइनेंस का रूल नहीं है, ये मैथमेटिक्स का रूल है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास 30,000 रुपये निवेश करने की क्षमता है, ओके, और आप 10% से भी अगर 30,000 को ग्रो कर सकते हैं ना, तो पता है आप पहला 50 लाख कितने समय में बनाएंगे? फर्स्ट 50 लाख के लिए आपको लगेंगे 7 साल। ये सिंपल मैथ्स है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा 50 लाख बनाने के लिए आपको लगेंगे 3 ईयर्स, ठीक है। और तीसरा 50 लाख बनाने के लिए आपको लगेगा केवल 2 साल, ठीक है। और मजे की बात बताता हूं, जब आप 15 साल तक ये काम कर लोगे ना, तो 15 साल के बाद यही 30,000 रुपये पर मंथ जो आप निवेश करते रहे हैं, वो आपके पोर्टफोलियो में हर साल ऑलमोस्ट 50 लाख रुपीस ऐड करेंगे। तो इसको अगर समराइज करूं तो हर साल अपने पोर्टफोलियो में 50 लाख ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए? 3 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़, 30,000 रुपये पर मंथ की निवेश करने की क्षमता बहुत लोग के पास होती है, बहुत लोग के पास नहीं होती है। दूसरी बात, 10% की ग्रोथ, मतलब हमें अपने पैसे को काम पे लगाना है। अगर हमने पैसा अपना बैंक में पड़ा छोड़ दिया तो 10% की ग्रोथ नहीं हो सकती। और तीसरी बात, 15 साल का वेट पीरियड, मतलब पेशेंस की भी उतनी ही जरूरत है जितनी हमें इन्वेस्टिंग स्किल्स की जरूरत है। अगर आप 15 साल तक इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे तो 50 लाख तो भूल ही जाइए, आप हर साल ऐड नहीं कर पाएंगे। ये सिंपल मैथमेटिक्स है और ये रूल आपको हमेशा गांठ बांध के रखनी है, 7-3-2। 30,000 रुपये कुछ भी हो सकते हैं, 20,000 हो, 10,000 हो, है ना, उसके हिसाब से अमाउंट चेंज होगी आपकी, लेकिन रूल चेंज नहीं होगा, ठीक है। 7-3-2। अब बहुत लोग को ये रूल मालूम भी है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये 30,000 कहाँ लगाने हैं हमें, ठीक है। बहुत लोग ये 30,000 कहाँ लगा देते हैं? स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं, FNO में लगा देते हैं, वहाँ पे एकदम मनी लूज कर जाते हैं, प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं। मैं बोल बोल के थक गया कि हमें डाइवर्सिफाइड करना है, तो इस वीडियो में मैं आपके सामने 5 ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन साझा करूंगा जो हर एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को समझ में आने ही चाहिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आप इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरह से समझे ही नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है राहुल जैन, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। इस वीडियो में आपके साथ 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन साझा करूंगा। इनमें निवेश करना या ना करना आपकी रिस्क प्रोफाइल, आपके फाइनेंशियल गोल, उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन इनको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन आता है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट मतलब हाई रिस्क हाई रिटर्न्स या हाई रिवॉर्ड्स, इस तरह का इक्वेशन बन के आता है। और इसमें मेनली 3 ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट होते हैं। पहला, आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको समझ है तो। दूसरा आता है एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, और तीसरा आता है पैसिव इंडेक्स फंड्स। अब देखो, मैं आपको ज़्यादा ना लेक्चर नहीं देने वाला, मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कुछ भी ज़्यादा समझ में नहीं आता है, बहुत कन्फ्यूजिंग लगता है, इंडेक्स फंड्स 15 साल के लिए आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मेरे से लिखवा लो आप ये चीज़, ठीक है। इसमें 3 तरह के इंडेक्स फंड्स होते हैं, लोगों को मालूम ही नहीं है, ये भी नहीं मालूम। लोगों को केवल इतना मालूम है कि निफ्टी 50 होता है और इंडेक्स फंड होता है, बस। जबकि इंडेक्स फंड्स में 3 तरह के वेरिएशंस आते हैं। तीनों के मैं एग्जांपल अगले 2 मिनट में दिखाने वाला हूं। पहली तरह के इंडेक्स फंड होते हैं ब्रॉड इंडाइसेस, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 500 हो गया, सेंसेक्स हो गया, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इनके रिटर्न्स भी देखिए आप, SIP रिटर्न्स पिछले कितने साल के? पिछले ऑलमोस्ट 21 साल का डेटा आप देख रहे हैं, ठीक है। मंथली SIP 10,000 अगर करी होती तो क्या रिटर्न्स निकल के आते? निफ्टी 50 के 12.6%, निफ्टी 500 के 13.3%, BSE सेंसेक्स के 12.5%। ये है ब्रॉड इंडाइसेस। इनमें कुछ आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। SIP फॉर 15 ईयर्स, तीनों ऑप्शंस आपके सामने हैं, निफ्टी 50, निफ्टी 500, BSE सेंसेक्स। अगर आप मेरे से पूछोगे, निफ्टी 500 ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, बेटर इसमें रिटर्न्स आए हैं पिछले 15, 16, 20 साल में। क्यों? क्योंकि इसमें स्मॉल कैप्स भी होते हैं, मिड कैप्स भी होते हैं। तो इस तरह के 3 इंडेक्स मैंने आपके सामने बहुत ही क्विकली डिस्कस करें, जो कि ब्रॉड बेस्ड है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी तरह की इंडाइसेस, जिनको हम कह सकते हैं सेक्टोरल इंडाइसेस। सेक्टर की बात करूं तो बैंकिंग एक सेक्टर है, बैंक्स हो गई, HDFC, ICICI, SBI, ये सारी बैंक्स हैं, इनको एक सेक्टर में डाल दिया हमने। और इन सारे स्टॉक्स को हमने ट्रैक करने के लिए एक बैंकिंग इंडेक्स लगा दिया, जिसको हम निफ्टी बैंक भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब निफ्टी बैंक की परफॉर्मेंस क्या रही है आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। मार्च 2026 तक का ये डेटा है। पिछले 15 साल की अगर मैं SIP रिटर्न्स की बात करूं तो 11.8% के सालाना रिटर्न्स निफ्टी बैंक ने भी दिए हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, पिछले 1 साल की बात करूं तो कितने रिटर्न्स आए हैं? 31 मार्च 2026 तक की बात कर रहा हूं मैं, तो रिटर्न्स आए हैं 19.8% का लॉस।
स्टॉक मार्केट में ये आपको हमेशा याद रखना है कि शॉर्ट टर्म में ना आपका हो सकता है पोर्टफोलियो डाउन चला जाए 5%, 10%, 15%, 20% भी हो सकता है, ठीक है। जैसा कि आपके सामने एग्जांपल दिखाया 19.8% का लॉस हुआ है किसी को पिछले एक साल में निफ्टी बैंक में। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। 5 साल से ज़्यादा का लंबी अवधि आप बना के चलेंगे तो मज़ा आएगा, आपको पैसा बन सकता है, नहीं तो पैसा लूज हो सकता है। ये दोनों बातें मैंने आपको अनबायस समझाई है डेटा के साथ, ठीक है। तो सेक्टोरल इंडेक्सेस में बहुत तरह के आते हैं, जैसे FMCG का हो गया, ऑटो का हो गया, रियल एस्टेट का हो गया। अब अगर मैं एक एक की बात करूंगा ना तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दे दिया निफ्टी बैंक का, ठीक है। उसके बाद तीसरे तरह के इंडेक्सेस आते हैं थीमेटिक इंडेक्स। अब बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है कि राहुल थीम और सेक्टर में क्या फ़र्क है, तो एग्जांपल से समझ लेते हैं। कंजम्पशन एक थीम है, निफ्टी कंजम्पशन का आपने नाम सुना होगा। आप मेरे स्क्रीन पे देखिए, ये सारे जो सेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, सोप हो गई, ऑयल हो गई, ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है, FMCG प्रोडक्ट। फिर ऑटोमोबाइल्स हो गया, ये अलग सेक्टर है, गाड़ियाँ हो गई अपनी सारी। तो बहुत सारे सेक्टर्स को मिला के हम एक थीम भी बना सकते हैं। तो एक थीम क्या होती है ना, आप ऐसे मान के चलिए कि मल्टीपल सेक्टर से मिलके बन सकती है, वो सेक्टर एग्नोस्टिक भी हो सकती है। अब जैसे ये जो थीम बनी कंज्यूमर, कंज्यूमर का मतलब क्या है, जो भी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है वो सारी चीज़ें, वो सारे सेक्टर्स आ गए इसमें, और उनका एलोकेशन मिला के एक कंजम्पशन थीम बन गई, ठीक है। अब इस कंजम्पशन थीम का मैं आपको डेटा दिखाना चाहता हूं। तो निफ्टी इंडिया कंजम्पशन एक इंडेक्स है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें पिछले 15 साल के रिटर्न्स तो 12.93% की SIP रिटर्न्स बन के आई हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको उसमें भी एक और इंडेक्स बताऊं, निफ्टी मिड स्मॉल इंडिया कंजम्पशन, जिसमें कि केवल मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ही होंगे, उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो 15.26% की यहाँ पे 15 साल की SIP रिटर्न्स निकल के आए हैं। ये सारा इंडेक्स है, इसमें आपको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कंजम्पशन थीम, हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, हर साल 4-5% ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो उस हिसाब से इंडेक्स बढ़ने ही बढ़ने, अगर आप लॉन्ग टर्म सोच के चलोगे। मतलब ये नो ब्रेनर है। मुझे नहीं समझ में आता लोग कितना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं स्टॉक मार्केट को। इतना सिंपल है स्टॉक मार्केट कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता ना, इंडेक्सेस पे रिलाई करो। यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड मैनेजर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इंडेक्स अपना चूज़ कर लो जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। और किसी भी रेपुटेड जो AMCs हैं, जो भी आपको पसंद करे, उसमें आप अपना निवेश करो। तो ये हुआ पहला एसेट क्लास जिसको स्टॉक मार्केट कहते हैं। मैं डिटेल्स में डायरेक्ट स्टॉक्स की इसलिए नहीं गया कि बहुत लोग को स्टॉक समझ में नहीं आते, रिस्की भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने दिखाया आपको कि इंडेक्स लेवल पे भी 20% के कई बार ड्रॉ डाउन हो जाते हैं, तो थोड़ा सेफ रहने की भी ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं कि सारा पैसा हम इसमें डाल देंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है अपने को। होपफुली आपको पहली एसेट समझ में आ गई होगी कि अपने को स्टॉक मार्केट में थोड़ा निवेश करना ज़रूरी है। कुछ समझ में ना आए तो इंडेक्स फंड से चालू करें, उसके बाद जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़े तो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में जाएं। अपने चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं ऑलरेडी, सब्सक्राइब कर लीजिए, टाइमली अपडेट्स आते रहेंगे। आप अगर 6 महीने मेरी वीडियोज़ देख लेंगे ना, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपकी नॉलेज ना 50 से 60% बढ़ जाएगी जहाँ आप पहले थे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये हुई पहली एसेट क्लास जिसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। अब चलते हैं दूसरी एसेट क्लास पे। सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है फिक्स्ड डिपॉजिट। यस, फिक्स्ड डिपॉजिट के 3 बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स हैं आपके पोर्टफोलियो में। पहला रोल ये है कि जब भी आपको गारंटेड रिटर्न्स चाहिए विदाउट लॉकिंग योर मनी, आपको लॉक इन नहीं करना है और गारंटेड रिटर्न्स चाहिए, तो FD आपका बेस्ट फ्रेंड है। मान के चलते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए अभी हैं, 1 साल बाद आपको कार खरीदनी है, आपका शॉर्ट टर्म गोल है कार खरीदने का, 1 साल बाद आपको कार खरीदनी है। तो उस केस में क्या आप ये पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे? बिल्कुल नहीं। 1 साल के लिए आप पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लॉस भी हो सकता है, हमने अभी देखा। तो आपको अगर गारंटेड रिटर्न्स चाहिए तो फिक्स्ड डिपॉजिट आपका ऑप्शन बनता है। सिनेरियो नंबर 2, अगर आप इमरजेंसी फंड के लिए अपना पैसा पार्क करना चाह रहे हैं, क्योंकि फाइनेंस की एक बेस्ट प्रैक्टिस है आपके पास मिनिमम 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए, तो उस केस में फिक्स्ड डिपॉजिट आपका बेस्ट ऑप्शन है। थर्ड, अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं और आपको लगता है कि यार वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अभी प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ा कैश पे बैठते हैं, तो उस केस में आप अपना पैसा FDs में शॉर्ट टर्म के लिए भी पार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 सिनेरियोज हैं जिसमें फिक्स्ड डिपॉजिट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है पोर्टफोलियो में। अब FDs करवाने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टेबल मनी, जो कि इस वीडियो के पार्टनर्स भी हैं। 2023 में मैंने अपनी पहली फिक्स्ड डिपॉजिट स्टेबल मनी के थ्रू खोली थी, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 2027 में ये फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योर हो जाएगी। इसकी इंटरेस्ट रेट थी 8.18%। श्रीराम फाइनेंस से मैंने ये लिया था। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप श्रीराम फाइनेंस के थ्रू जाओ, बट मैंने ये FD खुलवाई। इनफैक्ट स्टेबल मनी इंडिया की हाईएस्ट FD रेट्स के लिए ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करती है। अब FDs में भी ना 2 तरह की FDs होती है। पहली तो मेन स्ट्रीम बैंक्स हो गई, ICICI, HDFC, सब लोग को मालूम है। दूसरी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जैसे कि उत्कर्ष बैंक हो गई, श्रीराम फाइनेंस हो गई, ये सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होती हैं।
अब डेफिनेटली जो बड़ी बैंक्स की एफडीज होती हैं वो रिलेटिवली सेफर होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, एफडीज में जो रिस्क है ना उसको आरबीआई कुछ हद तक कवर करती है बाय प्रोवाइडिंग यू इंश्योरेंस। तो बैंक्स की एफडीज जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गई या मेन स्ट्रीम बैंक्स हो गई, इनकी एफडीज को इंश्योरेंस के लिए आरबीआई की एक सब्सिडरी है DICGC, जो आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है पर पैन कार्ड पर बैंक, ठीक है। तो इस तरह से आपके रिस्क भी इसमें कवर हो जाती है। तो जब भी आपको फिक्स डिपॉजिट करवानी हो तो पहली चीज़ आप क्या करोगे, स्टेबल मनी प्लेटफॉर्म पे जाओगे। यहाँ पे आपको 200 से भी ज़्यादा बैंक्स के रेट्स मिल जाएंगे लाइव, क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, आप पहले उनको कंपेयर कर लीजिए, जो भी आपको बैंक पसंद है वो सेलेक्ट कर सकते हो आप। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि राहुल भाई मेरा बैंक अकाउंट तो ICICI बैंक से है या HDFC से है, तो अगर मैं स्टेबल मनी के थ्रू मान लीजिए किसी XYZ बैंक में एफडी खुलवाना चाहता हूं तो उसके लिए तो मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। स्टेबल मनी प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे पर्सनली लगता है कि आपको बहुत सारे मल्टीपल बैंक अकाउंट्स नहीं खुलवाने। जो भी बैंक की एफडी आपको पसंद है आप स्टेबल मनी के थ्रू बुक कर लीजिएगा, आपको बैंक अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। आप वो एफडी स्टेबल मनी के थ्रू बुक करिए और बैकएंड में वो एफडी बैंक में खुल जाएगी। जैसे मैंने श्रीराम फाइनेंस में करवाई थी तो मेरा कोई अकाउंट नहीं है, आपको इनफैक्ट ईमेल आएगी, जैसे श्रीराम फाइनेंस से मुझे ये ईमेल आया था कि भाई आपकी एफडी बुक हो चुकी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको ये ब्रेक करनी हो एफडी तो क्या करोगे, आप स्टेबल मनी प्लेटफॉर्म पे ही जाओगे, ब्रेक एफडी का ऑप्शन है, आप वो एफडी ब्रेक भी कर सकते हो। तो आप 200 से भी ज़्यादा एफडीज की रेट्स को कंपेयर करके जिस भी बैंक में आपको ज़्यादा रेट्स मिल रही हो और आप कंफर्टेबल हो वो आप एफडी करवा सकते हैं। और इससे ये भी होगा कि आपकी सारी एफडीज ना एक ही प्लेटफॉर्म पे ट्रैक भी हो जाएंगी, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें ट्रैकिंग की भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ डिजिटल है, आपको कहीं भी बैंक जाने के लिए ज़रूरत नहीं है खोलने के लिए या एफडी तोड़वाने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लैरिफाई कर दूं, आपका पैसा ना स्टेबल मनी के पास नहीं होता है, प्लेटफॉर्म के पास नहीं होता है, पैसा आपका बैंक की एफडी में ही रहता है। प्लेटफॉर्म तो केवल एक माध्यम है, जरिया है कि आपके पैसे को बैंक तक पहुंचा रहा है, और जब भी आप ब्रेक करोगे तो वो पैसा बैंक से आपके पास आ जाएगा। अगर आपको आरडीज भी खोलनी है तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद स्टेबल मनी। स्टेबल मनी का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में डाल दिया है, प्लीज चेक इट आउट। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 3, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा इसको भी। तीसरा ऑप्शन आता है रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टीज। अब आपने ये सारी कहानियां सुनी होंगी कि 1996 में मेरे पिताजी ने 40,000 का प्लॉट खरीदा था, अब वो 28 साल के बाद वो प्लॉट 43 लाख रुपए का हो गया, हमें 18% के एनुअल रिटर्न्स मिले हैं, ठीक है। ये सारी कहानियां हैं, वैलिड भी हैं, लेकिन रियल एस्टेट में ना 3 बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम, आज आप प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे ना तो 1 या 2 करोड़ से नीचे आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपको एक तरह से लॉक इन करना पड़ेगा बहुत सालों के लिए, 20 साल 25 साल आप उसको छेड़ नहीं सकते, ठीक है। और तीसरी बात है कि इसमें ना स्कैम्स बहुत होते हैं, माफिया बहुत चलता है, ब्रोकर्स पैसे खा जाते हैं, कब्जा हो जाता है वगैरह वगैरह, ठीक है। इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिटेल्स के लिए क्या ऑप्शन है, रिटेल इन्वेस्टर लाइक यू एंड मी, हमारे लिए क्या ऑप्शन है, हमारे लिए रीट्स का एक ऑप्शन है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसके मैं ऊपर एक पूरी फुल वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे है, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिखाना चाहता हूँ जो मैंने उस वीडियो में नहीं समझाया था। पहले एक क्विकली बेसिक समझा देता हूँ। सेबी की डेफिनेशन क्या है रीट्स की। रीट्स मतलब प्रॉपर्टीज का म्यूचुअल फंड, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। सेबी के द्वारा रेगुलेटेड है, स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के जैसे ये ट्रेड करते हैं रीट्स, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए समझाता हूँ, मान लीजिए मैंने अपना कल को एक रीट एस्टैब्लिश कर लिया, ठीक है। मैंने बोला भाई एक यूनिट मैं 500 रुपये की बेच रहा हूँ। अब ऐसे 1 करोड़ लोग आ गए, उन्होंने बोला राहुल भाई हमें 1-1 यूनिट दे दो। मैंने सबको 1-1 यूनिट दे दी, तो मेरे पास कितना पैसा इकट्ठा हो गया, 500 रुपये की एक यूनिट है, 1 करोड़ लोग आए, 500 करोड़ मेरे पास इकट्ठा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इससे मैं बिल्डिंग्स खरीदूंगा, ऑफिसेज खरीदूंगा, मैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स खरीदूंगा, ठीक है। उनसे मुझे रेंट्स वगैरह आएगा। तो सेबी ने यह मैंडेट करा हुआ है कि 90% जो रेंट आएगा उसका 90% खर्चा वर्चा काटने के बाद उसका 90% मुझे एज ए डिविडेंड देना ही पड़ेगा। तो इसमें एक तो आपकी इनकम बन जाती है अगर आप रीट होल्डर हो तो, ठीक है। 90% मैंडेटरी है, मुझे देना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो प्रॉपर्टीज जो मैंने ओन करी हुई है 500 करोड़ की, उनकी जो रेट्स है वो बढ़ेंगी और घटेंगी, दोनों ही काम होंगे। 10 साल बाद अगर उनकी रेट बढ़ती है तो वो रीट होल्डर्स जो हैं उनका पैसा बढ़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स जैसे होते हैं ना स्टॉक्स के, वैसे के ऑलमोस्ट वैसे के वैसे ही काम करता है, ठीक है। अब इसमें ना अगर आप जाके देखोगे तो अभी फिलहाल 5 से 6 लिस्टेड रीट्स हैं। आप मेरे स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएंगे कौन कौन से रीट्स लिस्टेड हैं, ठीक है। अब इनमें से सिलेक्शन कैसे करें हम, सबसे कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझना पड़ेगा आपको। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एनएवी क्या होती है। यहाँ पर जैसे हर म्यूचुअल फंड की एनएवी होती है, ठीक है, ऐसे ही रीट्स में भी एक एनएवी होती है ना, नेट एसेट वैल्यू। तो मान लो मैंने मेरा रीट है उसमें 500 करोड़ लगाए,
ठीक है, 10 साल के बाद मेरी उसकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूएशन हो गई 800 करोड़, एग्जाम्पल के लिए मान के चलता हूँ, ठीक है, 800 करोड़ हो गई। मैंने हो सकता है 100 करोड़ को उसमें डेट ले रखा हो, उधार ले रखा हो बिल्डिंग्स वगैरह खरीदने के लिए, तो 800 में से 100 करोड़ में निकाल दूंगा, कितने बचे 700 करोड़। 700 करोड़ की मेरी मार्केट वैल्यू हो गई डेट हटाने के बाद, उधारी कर्जा हटाने के बाद, ठीक है। अब ये 700 करोड़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीट यूनिट्स अगर मैं कर दूंगा तो हर एक यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी ना, उसको कहते हैं नेट एसेट वैल्यू, मतलब ये फेयर वैल्यूएशन है इसका, ठीक है। अब मार्केट में किस प्राइस पे रीट मिल रहा है और नेट एसेट वैल्यू क्या है, हमें ये देखना है, सबसे पहला क्राइटेरिया। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन ये तो आपको ज़रूर देखना ही देखना है, ठीक है। तो मैं चैट जीपीटी पे गया, मैंने इन सारे जो रीट्स हैं उनकी वैल्यूएशन ले ली कि नेट एसेट वैल्यू क्या है इनकी। अब ये डेटा मार्च 2025 का है कि सितंबर 2025 का है, क्योंकि ये जो NAV है ना, ये रीट पब्लिश करता है लेकिन ये डेली बेसिस पे पब्लिश नहीं करता, क्वार्टरली या हाफ ईयरली, ईयरली ये लोग रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वो डेटा आपको लेना है। अभी जब मैंने वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो मुझे मार्च 2025 का ही डेटा मिला, ठीक है। तो जैसे एम्बेसी ऑफिस पार्क्स है, इसकी अभी NAV क्या है 423 रुपये के आसपास। अब आप एक्सचेंज पे जाके देखो कितने में ये ट्रेड हो रहा है, ठीक है। 423 से कम पे ट्रेड हो रहा है तो मतलब आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, अगर 423 से ज़्यादा पे हो रहा है तो इसका मतलब ये प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। अब कुछ रीट्स हमेशा ही प्रीमियम पे ही ट्रेड करते हैं, कुछ डिस्काउंट पे करते हैं, ये उनकी क्वालिटी पे फ़र्क करता है। तो आप थोड़ा सा ना ट्रैकिंग कर लीजिए कि कौन सा प्रीमियम पे कर रहा है, कौन सा डिस्काउंट पे कर रहा है। जैसे ही अच्छे रीट, जैसे एम्बेसी ऑफिस पार्क से एक अच्छा रीट माना जाता है, सबसे ओल्डेस्ट भी है ये, ठीक है। डिस्काउंट पे आए तो खरीद लीजिए, नहीं आए तो बैठे रहिए। तो इस तरह से आप रीट्स में इन्वेस्ट करके भी क्या कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। 500 रुपये से भी चालू कर सकते हैं और बिना किसी स्कैम के, क्योंकि सेबी के द्वारा रेगुलेटेड है। आपका पैसा जब चाहे आप निकाल भी सकते हैं, क्योंकि रीट्स आर लाइक स्टॉक्स, आप जाके स्टॉक मार्केट में बेच के निकल सकते हैं। स्टॉक्स के जैसे ही इनमें प्रॉफिट लॉस भी होता है, इनकी प्राइस बहुत फ्लैक्चुएट होती है, तो वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कुछ पैसा अपना रियल एस्टेट में होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास 1 2 3 4 5 करोड़ हैं तो आपको ये ऑलरेडी मालूम होगा कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना भी इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिफिकेशन पर्पसेस के लिए। आप सारा पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगा सकते। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से मैं मिल चुका हूँ, पॉडकास्ट कर चुका हूँ, ऑफ द कैमरा सभी लोग यही बोलते हैं कि राहुल भाई 60 से 70% हमारा स्टॉक मार्केट में है, 30 से 40% हमारा रियल एस्टेट में है। तो ये बात भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हुआ तीसरी एसेट। अब चलते हैं चौथी एसेट की तरफ। फोर्थ एसेट क्लास है गोल्ड एंड सिल्वर की। देखो, आप कितना भी पीछे चले जाओ हिस्ट्री में, जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, चाहे रोमन सिविलाइजेशन हो, चाहे चाइनीज सिविलाइजेशन हो, चाहे इंडस वैली हो, गोल्ड एंड सिल्वर हमेशा से रहे हैं, हमेशा रहेंगे भी। और जनरेशन जनरेशन पास ऑन होते हैं गोल्ड एंड सिल्वर भारत में, तो ये हमें सबको मालूम है, ठीक है। अब बात करें अगर हम इनकी, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं, तो रे डालियो गोल्ड पे बुलिश हैं, 5 से 15% पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और सिल्वर भी बोलते हैं कि खरीदो आप, ठीक है। वॉरेन बुफेट वो गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करते लेकिन दबा के उन्होंने सिल्वर खरीदा था। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि किस तरह से वॉरेन बुफेट ने सिल्वर में बहुत पैसा बनाया था। 2007 या 8 की बात है अगर मैं अच्छे से याद करूं इसको। तो मोटा मोटा पॉइंट ये कि सारे बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर जिन्होंने कि स्टॉक मार्केट में अपनी पूरी जीवन लगा दी, वो भी गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, ओके। अब अगर मैं कोरिलेशन की बात करूं तो स्टॉक मार्केट गोल्ड एंड सिल्वर में बहुत कम कोरिलेशन है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, गोल्ड एंड सिल्वर नीचे जाते हैं, स्टॉक मार्केट नीचे जाता है, गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर जाते हैं। हमेशा नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब कोरिलेशन आप देखो, निफ्टी 50 और गोल्ड का कितना कोरिलेशन है, केवल 3% का। सिल्वर का कितना कोरिलेशन है, केवल 14%। मतलब काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। लोग डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये समझते हैं कि स्मॉल कैप में लगा दिया और अगर लार्ज कैप में लगा दिया तो मेरा डाइवर्सिफिकेशन हो गया। नहीं, वो आपने स्टॉक मार्केट में ही लगाया पैसा इवेंचुअली, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर विल गिव यू दैट डाइवर्सिफिकेशन जो स्टॉक मार्केट से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए अब आपको जब भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो, सिल्वर में इन्वेस्ट करना हो, तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं। 2 वीडियोज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा। गोल्ड में SIP करना है तो गोल्ड SIP का सही तरीका क्या है ये समझाया है 3 महीने पहले, ओके। लमसम इन्वेस्ट करना है गोल्ड में तो क्या सही तरीका है, 10 लाख करना है, 1 करोड़ करना है, 10 करोड़ करना है, जितना भी आपके पास पैसा हो करना हो, ये वीडियो ज़रूर देख लेना। पिछले 5 दिन पहले ही मैंने वीडियो रिलीज़ करी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है गोल्ड इन्वेस्टिंग के लिए। दोनों का लिंक भी मैं कोशिश करूँगा आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूँ, जाके देखिएगा और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करना हो तो करिएगा, ठीक है। तो ये हुई चौथी एसेट। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर की। अब चलते हैं अपन 5वीं एसेट। दोस्तों, अभी तक अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही में राहुल जैन पॉडकास्ट मेरा एक चैनल है गुड टू ग्रेट वाला, उसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है। वहाँ पर मैं फाइनेंस प्लस नॉन फाइनेंस के अच्छे डिटेल्ड कॉन्वर्सेशंस आपके लिए लेके आ रहा हूँ। उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके
अपना सपोर्ट दिखाइएगा, क्योंकि जितना बड़ा चैनल होगा उतने ही मैं अच्छे गेस्ट आपके लिए ला पाऊंगा। चैनल के जब सब्सक्राइबर्स कम होते हैं ना तो गेस्ट आने में मना कर देते हैं कई बार, तो आपका सपोर्ट चाहिए। राहुल जैन पॉडकास्ट जो मेरा चैनल है गुड टू ग्रेट, उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सपोर्ट के लिए मुझे और मेरी टीम को आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है हमारे पॉडकास्ट वाले चैनल पे, प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं पांचवी एसेट क्लास, जिसको मैं कहता हूं प्योर डेट और हाइब्रिड। दोनों को मैं एक ही में कंबाइन कर रहा हूं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्योर डेट मतलब जैसे कि एग्जांपल के लिए लिक्विड म्यूचुअल फंड्स हो गए या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि राहुल सर उस पर वीडियो बनाओ, तो मैं आगे आने वाले 2-3 महीनों में आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में बहुत समझाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, उनमें क्या रिस्क है वो सब बताने वाला हूं। थोड़ा समय दीजिए मुझे, उसको प्रिपेयर करने में टाइम लगेगा, लेकिन जरूर समझाऊंगा, ठीक है। तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में वो है, लिक्विड म्यूचुअल फंड में मेरी ऑलरेडी वीडियोस हैं, आप जाके जरूर देखिए उनको चैनल पे। अब बात करूं तो मैं हाइब्रिड की बात करना चाहता हूं। मैं 2 मिनट में वीडियो को फिनिश करेंगे। अब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की मैं बात करना चाहता हूं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? इनमें ना, जैसे अब एग्जांपल के लिए HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड का मैं एग्जांपल दिखा देता हूं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की इसकी AUM में, बहुत बड़ा फंड है ये भी, ठीक है। अब यहां पर मैं बताऊं आपको तो इसमें होता क्या है, इनमें आपको इक्विटी मतलब स्टॉक रिलेटेड एसेट्स भी मिल जाती हैं। जैसे कि यहां पर देखिए मिनिमम 65% ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। डेट सिक्योरिटीज भी मैक्सिमम 35% तक हो सकती हैं इसमें, तो डेट भी मिल जाता है इसमें, रीट्स भी मिल जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये काफी एक अच्छा ऑप्शन है जिनको खुद से डेट नहीं सेलेक्ट करना, स्टॉक सेलेक्ट नहीं करना, रीट सेलेक्ट नहीं करना, वन इन ऑल करके ये ऑप्शन आता है, और इसमें डेट होने की वजह से थोड़ा कुशन भी रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसके पास रिटर्न्स दिखाऊं, ऑल्दो पास रिटर्न्स का मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में आएंगे ही आएंगे रिटर्न्स, और ये जो डेटा है ये केवल दिसंबर 2025 तक का ही है। तो जो मार्केट गिरा है जनवरी फरवरी मार्च में, वो इसमें फैक्टर्ड इन नहीं है, ठीक है। SIP परफॉर्मेंस देखोगे रेगुलर प्लान की, तो अब मैं अगर आपको पिछले 15 साल का डेटा दिखाऊं तो मोटा मोटा 15% के रिटर्न इसमें आए हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन इसमें होता है, ऑफकोर्स होता है, क्योंकि इसमें भी इक्विटी है, स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बैलेंस एडवांटेज फंड्स का। इसमें HDFC एक ऑप्शन है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन है, ICICI भी इसमें है, आप जाके एक्सप्लोर करिए। अलग से वीडियो चाहिए तो इस पर भी अलग से वीडियो बना के दूंगा, लेकिन ये एक ऐसी एसेट क्लास है जो आपको कंसीडर करनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो की कुशनिंग के लिए, ठीक है। और अगर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, कि स्टॉक समझ में नहीं आते हैं, रीट समझ में नहीं आते हैं, डेट नहीं समझ में आता है, तो 3 in 1 एक तरह से यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो ये हुए 5 एसेट क्लासेस, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने कवर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप एक मूल मंत्र हमेशा याद रखना, 7-3-2 बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल रूल है जो हमें आना ही चाहिए। पैसे से ही पैसे को ग्रो करना है, पेशेंस रखना है, और 10% के आसपास की अपनी एक्सपेक्टेशन दिमाग में रख के चलनी है। मैं कभी भी आपको नहीं सिखाऊंगा कि लॉटरी लगा लो अगले दिन रिच बन जाओ, ये सब नहीं मैं सिखाऊंगा। मैं आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, वही तरीके सिखाऊंगा इस चैनल पे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में एक थैंक यू लिख दो, मेरे लिए मोटिवेशन हो जाता है। स्टेबल मनी का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में डाला है, चेकआउट कर लीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।